नमस्कार मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो प्रारंभिक 28 अप्रैल को प्रस्तावित है और साथ ही साथ मई जो जुलाई में होने जा रहा है, उसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंची गई है। हम इस पूरे सिलेबस को एक मॉडिफाइड वे में किस तरीके से हमको अब आने वाले समय में अपने आप को डिकोड करते हुए सिलेबस को पढ़ना है, उस पर एक चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो पूरे पाठ्यक्रम के अंदर जो बदलाव किया है वो प्रारंभिक परीक्षा में पहले भी 10 यूनिट थी, अभी भी 10 यूनिट है। जो बदलाव हुआ वो ये यूनिट 1 पहले एमपी की हिस्ट्री थी, अब इंडिया की हिस्ट्री है। और इसमें कुछ चीजें जो है वो दार्शनिक दृष्टिकोण से चीजों को जोड़ा गया है और कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में चीजों को रखा गया है। पहले डायरेक्ट हेडिंग होती थी प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और तमाम चीजें। लगभग नीचे वाला पोर्शन तो जो का तो ही है, लेकिन कुछ चीजें अगर बदली हैं। जैसे सिलेबस में पहला पॉइंट रखा है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जो एंशिएंट इंडियन का नॉलेज ट्रेडिशन है। इस पर ये नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊंगा इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। दूसरा भारतवर्ष, इसके बाद वेद, उपनिषद, साथ ही साथ अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सर्वदर्शन की थ्योरी, स्मृतियां, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णावस्था, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर, ये हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो है मुख्य बिंदु यहां पर रखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और गौर करने लायक बात जो ये है वो ये है कि आखिर पाठ्यक्रम में ये बदलाव करने के पीछे मंशा क्या है। मंशा सीधी सी है कि कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को अप्लाइड बनाने की कोशिश की गई है और व्यवहारिक चीजों को जो है वो पाठ्यक्रम में डालने का प्रयास यहां पर किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर चर्चा हो रही कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है या इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो क्या है और हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें यहां पर पढ़नी चाहिए। तो अगर हम इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज को देखें तो हम यहां पर तमाम तरीके से, जिस तरीके से लिपियों का विकास हुआ भारत में, हाँ, चाहे वो ब्राह्मी लिपि हो, खरोष्टी लिपि हो, या जिस तरीके से भारत के संदर्भ में लिपियों का विकास हुआ या शिक्षा का कहीं ना कहीं एक नैतिक शौर्य का जो डेवलपमेंट देखने को मिला, वो तमाम चीजें जैसे खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तिगलरी लिपि, ये तमाम चीजों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे और विस्तृत तरीके से हम जो क्लास लेंगे, लगभग हमारी क्लास ये स्टार्ट हो जाएगी 28 जनवरी से। ऑनलाइन में हम 28 अप्रैल तक जो है ये एक स्ट्रेटेजी बना करके जो है एक संक्रांत 2024 के नाम से क्लास सीरीज चालू करेंगे, जिसमें टॉपिक को पढ़ा के उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे भारत का विकास हुआ और जितने भी हमारे वेद और तमाम चीजें थी उनसे हमको जो प्रकाश पूंजी के रूप में नॉलेज हुआ और हमारा कहीं ना कहीं जो परंपरागत ज्ञान है वो हमारी थर्ड आई के रूप में हमारे मॉड्यूल्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमने पूरे कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना है कि ब्राह्मी लिपि थी तो उस समय क्या होता था कि ये इस तरीके के जो अक्षर होते थे उनको स से इंडिकेट करते थे, ये इस तरीके के अक्षर होते थे उनको क से इंडिकेट करते थे। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है पहली बार इसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये तमाम चीजें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ब्राह्मी लिपि, इसके बाद आपका हम यहाँ पे देखेंगे खरोष्टी लिपि। हाँ, तो ब्राह्मी लिपि के बारे में हम देखेंगे कि 1837 में किसने पढ़ा, सांची की स्तूपों को, और ये ब्राह्मी लिपि हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। उसी तरीके से खरोष्टी लिपि ये कहीं ना कहीं राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर, उसमें 64 लिपियों का उल्लेख है, जिसमें पहली लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है और अंतिम लिपि जो है वो खरोष्टी लिपि है। इसके अलावा तिगलरी लिपि हम देखेंगे, जो तुलु, कन्नड़ और संस्कृत के नई समय पे जितने भी वेद हमारे लिखे गए वो इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। और इसको हम लोग जो तिगलरी लिपि है उसको हम लोग दक्षिण ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। तो ब्राह्मी लिपि के पूरे कंप्लीट विकास को, पूरे डेवलपमेंट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल नॉलेज के अंतर्गत जो हमारा दृष्टिकोण रहेगा, हम इन तमाम चीजों को अपने पठ्यपुस्तक में लेने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में ट्रेडिशनल नॉलेज हुआ, किस तरीके से लिपि का विकास हुआ, हमारे कल्चर का, हमारा आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था उसका पर्पस क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी और कहाँ कौन कुछ शैक्षणिक केंद्र थे जिनसे ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलप हुआ, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, वल्लभी विश्वविद्यालय हो,
या भारतीय स्वैर की जो नैतिक परंपरा थी जो तब से लेकर अब तक चल रही है, तो उसमें हम तमाम चीजों को देखने का प्रयास करें। उसी तरीके से भारतवर्ष, भारत नाम कैसे हुआ, आदिनाथ ऋषभनाथ जी, आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके सुपुत्र भरत चक्रपाणी, जिनके नाम पे कुछ लोगों का कहना है कि भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, कुछ का कहना है कि भाई दुष्यंत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो भारत के वर्ष के अर्थ को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर, उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप को लेकर, उसकी भौतिक संरचना को लेकर, चाहे वो ऋषभ देव जी के पुत्र की थेवरी हो, चाहे वो दुष्यंत के पुत्र भरत की थेवरी हो, या फिर कहीं ना कहीं भारत में कौन सी नदियां हैं, कौन से सरोवर हैं, कौन से पर्वत हैं, 4 धाम, 7 पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, इसके बाद भारत की भौतिक संरचना, ये तमाम बातें हम भारतवर्ष के अंतर्गत देखेंगे। इसी तरीके से हम वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तमाम चीजों को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। जैसे अयोध्या का अथर्ववेद में, या फिर जैसे तिगलहरी जो लिपि है उसमें पूरे वेद वेदांग लिखे गए हैं। उपनिषद हम पूरे के पूरे 108 उपनिषद देखेंगे। उसके बाद हम अरण्यक देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, सर्व दर्शन की थ्योरी में हम आपके पूरा डिटेल में जाकर के सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन, तमाम चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। स्मृतियां हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सभा समिति के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे। अभी तक हम महाजन पद पढ़ते थे कि भाई 16 महाजन पद है, अंगूतर निकाय से जानकारी मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन उस समय जो वज्जी था वो दुनिया का पहला गणतंत्र था, तो ये गणतंत्र को इंडिकेट किया गया। तो हम पूरे वज्जी के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसे अजातशत्रु ने मगध के माध्यम से जो है वज्जी को अपने में मिला लिया, और उस समय का क्या परिदृश्य था गणतंत्र को लेकर, तो गणतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। आज जो हम रिपब्लिकन कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो तब का और अब के इतिहास को हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम वर्ण और आश्रम अवस्था पर चर्चा करेंगे, पुरुषार्थ पर चर्चा करेंगे, ऋण संस्कार पर चर्चा करेंगे, पंच महायज्ञ देवतों पर करेंगे, कर्म की चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा भी हम एक चीज यहाँ पे देखेंगे, बोधिसत्व। अभी तक हम बौद्ध धर्म पढ़ते थे, जैन धर्म पढ़ते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर बोधिसत्व को भी डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। और बोधिसत्व में बेसिकली क्या, जैसे बौद्ध धर्म के 2 चीजें, 2 भाग हैं, एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान मतलब छोटी नाव, महायान मतलब बड़ी नाव। तो जो महायान का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक सामूहिक दृष्टि को ध्यान में रख के किया जाने वाला काम है। और बुद्ध के पूरी थ्योरी का जो केंद्र बिंदु है बोधिसत्व है। और बुद्ध बन जाना, अपने आप में बुद्ध के नजदीक पहुंच जाना, आत्मज्ञान, उच्च ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर लेना, ये कहीं ना कहीं बोधिसत्व है। तो हम तमाम चीजें जो गौतम बुद्ध के जीवन से, जातक कथाओं के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, व्यक्ति का उदार होना, व्यक्ति का सहनशील होना, उच्च स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर लेना, ये तमाम चीजें जिसमें हीनयान, महायान और वज्रयान, तमाम चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बोधिसत्व का क्या महत्व है आज 21वीं सदी में, तो बोधिसत्व के इंपॉर्टेंस को हम संदर्भित करके पढ़ेंगे। अभी तक हम बुद्ध संगीतियां पढ़ लेते हैं कि 483, 383, 255 पहली शताब्दी में यहाँ ये हुआ, राजगृह में हुआ, वैशाली में हुआ, है ना, पाटलिपुत्र में हुआ, कुंडल ग्राम में हुआ, अजातशत्रु की अध्यक्षता में हुआ, है ना, उसके बाद कालाशोक की अध्यक्षता में हुआ, शुक की अध्यक्षता में हुआ, कनिष्क की अध्यक्षता में हुआ। इस तरीके से हम पढ़ते थे। बुद्ध की पूरी थ्योरी, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, उन तक निराकरण के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड थ्योरी क्या है, या बुद्ध के जो पूरे के पूरे कंसेप्ट है उसको व्यवहारिक स्तर पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम बोधिसत्व को बहुत डिटेल में, बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बोधिसत्व जो है वो उसका प्रगति का मार्ग क्या रहा, और बोधिसत्व कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो किस तरीके के दृष्टिकोण की बात कर रहा है। आने वाले समय में एक बेनेवलेंट बिहेवियर, उदारता की बात कर रहा है। हमें हमेशा सत्य के साथ जीवन जीना चाहिए, पेशेंस के साथ जीवन जीना चाहिए, अपनी ऊर्जा को हमको संचित रखना चाहिए ताकि हम अपनी संचित ऊर्जा का बुरे समय में प्रयोग कर पाए। हमें हर स्थिति में एकाग्रता बनाए रखना चाहिए, मेडिटेशन की बात कहीं ना कहीं, और उच्चतम ज्ञान के स्तर को प्राप्त करना चाहिए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के नजदीक जाना तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बोधिसत्व के नजदीक जाना है। तो बोधिसत्व की पूरी थ्योरी को देखेंगे, इसके नए अवतार मैत्री को देखेंगे, और डिटेल में जाकर के हम बताएंगे कि कैसे महायान की शाखा एक उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का मद्दा रखती है। और महायान का मतलब ही होता है बड़ी नाव, और बड़ी नाव मतलब एक सामूहिक दृष्टिकोण, एक सामूहिक उत्तरदायित्व, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक सर्व समाज और सबको लेकर चलने वाली विचारधारा। उसी तरीके से हम तीर्थंकर की बात करें तो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे आदिनाथ जी, ऋषभनाथ जी, जिनकी 52 गज मंदिर बड़वानी के अंदर है, जैन धर्म से संबंधित है।
उन्हीं के सुपुत्र भरत चक्रपाणी के नाम पर हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसी भी कुछ लोगों के बीच में मान्यता है। कहीं ना कहीं तीर्थंकर का मध्य प्रदेश से क्या लेना है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने अहिंसा की बात की, अस्तेय की बात की, अपरिग्रह की बात की, सत्य की बात की। बाद में महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर बने, उन्होंने इसमें 5वां एक पॉइंट जोड़ा, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म की तपस्या को, जैन धर्म की आइडियोलॉजी को, जैन धर्म के कंसेप्ट को हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाके देखेंगे और 24 तीर्थंकर के बारे में बात करेंगे। और तत्कालीन परिदृश्य में कहीं ना कहीं बोधिसत्व और तीर्थंकर ये अप्लाइड फॉर्मेट में पढ़ेंगे। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित प्रश्नों को हम यहां पर मॉडिफाइड फॉर्मेट में डिकोड करके बनाएंगे। निश्चित तौर पर ये जो पोर्शन, ये 4 से 5 क्वेश्चन यूनिट एक में देगा और नए लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। जो पुराने लोग सिलेक्शन की प्रोसेस में है, ये सिलेक्शन ले चुके, उनको भी कहीं ना कहीं इस पर डिटेल में मेहनत करनी पड़ेगी। प्राचीन भारत जिसका तस है, मध्यकालीन भारत, इनकी विशेषताएं, यहां से संबंधित घटनाएं, उनका सोशल इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, इसके अलावा कल्चरल विरासत हम पूरा डिटेल में देखेंगे, चाहे साहित्य का, पर्व का, उत्सव का, तमाम धर्मों से संबंधित। इसके अलावा इसमें कल्चर में जैसे अभी तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू है, आर्टिकल 29 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको कंटिन्यू रखो। जैन धर्म से संबंधित संथारा, जिसको एक राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद कहीं ना कहीं संथारा को लेकर भी चीजें हुई। और तमाम ऐसी चीजें, श्रवण बेलगामा में चंद्रगुप्त मौर्य संथारा के माध्यम से ही जाके अपने प्राणों का त्याग करते हैं। और तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं ऐसी वो सारी चीजें जो हमारी कल्चरल हेरिटेज के लिए जरूरी है, तो कल्चरल हेरिटेज में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, तत्कालीन परिदृश्य में जो समाज में अराजकता थी, जो समाज में कहीं ना कहीं अज्ञानता का बोध था, कहीं ना कहीं समाज में एक आप कह सकते हैं कि एक विप्लव की स्थिति थी, एक कठिन परिस्थिति थी। उस दौर में आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सईद अहमद खान करते हैं। मैडम ब्लावस्की करती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो तमाम केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर, तमाम सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर हम बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, और उसके बाद कांग्रेस का जो मूवमेंट चालू हुआ उदारवाद, उग्रवाद, 1905 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग, 7 में सूरत की फूट, 9 में मार्ले मिंटो और सीधे 1919 में चंद्रचूड़, और फिर कहीं ना कहीं गांधी जी का आगमन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, क्रिप्सन कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता, गगन योजना, माउंटबेटन योजना, राजगोपालाचार्य फार्मूला, तमाम वो चीजें जो हमारी परीक्षा में जरूरी है। 1909 का एक्ट, 1935 का एक्ट और तमाम चीजें, नेशनल मूवमेंट में जो योगदान रहा, कहीं ना कहीं आजादी 1943 में बनती है, फारवर्ड ब्लॉक 1939 में बनता है, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, तो तमाम चीजें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, बटलर कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद रियासतों के एकीकरण को लेकर तमाम बातें। और यही कारण है कि इंटीग्रेशन ऑफ रियासत से इस बार में प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, सौराष्ट्र का इंटीग्रेशन पूछा था, कितनी रियासत, 222 उसका आंसर था। तमाम चीजें जो 389 मेंबर संविधान सभा के अंदर थे, इंटीग्रेशन जो हुआ, और उसके बाद 293 रियासत के बाद 296 रियासत और 93 देशी रियासत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, कुल्लू, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम परिप्रेक्ष्य को भारत का एकीकरण कैसे हुआ, जम्मू कश्मीर को कैसे विलय पत्र से हमने लिया, 370 कैसे वहां से हटा, 35 से वहां से कैसे हटा, वहां तक की कहानी, हरि सिंह का पूरा मूवमेंट, हैदराबाद के अंदर हमने किस तरीके से जो है ऑपरेशन पोलो चला करके जो है मिलिट्री एक्शन लिया, जूनागढ़ के अंदर हमने कैसे पब्लिक ओपिनियन कर करके रियासतों को जोड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय एकता के रूप में, और तमाम तरीके से परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर हम पूरा मॉडर्न इंडिया का एनालिसिस करेंगे। और सबसे खास बात, हम जो भी पढ़ेंगे उनके क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। तो ये करीब 10 से 12 दिन में हम यूनिट 1 कंप्लीट करा देंगे। पहले समझाया जाएगा, फिर पूरे टॉपिकों को पॉइंट वाइज नोट्स बनाया जाएगा, और फिर पॉइंट वाइज नोट्स बनाने के बाद सोच समझ डेवलप करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से बोधिसत्व से क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं, मेंस में क्या प्रश्न बन सकता है। हमारा मेन फोकस अभी 28 अप्रैल प्रीलिम्स पे होगा, साथ में मेंस को भी हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में 2 नंबर में 20 शब्द, आपके 6 नंबर में आपके 60 शब्द, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 11 नंबर में 200 वर्ड्स, इस अप्रोच से डेवलप करेंगे। लिखते समय हम बोधिसत्व को, तीर्थंकर को या सत दर्शन को इस तरीके से पढ़ेंगे, हम मीन्स के फॉर्मेट में भी चीजों को लेकर चलो, कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ हम आगे बढ़े। यूनिट 1 हम बहुत अच्छा करेंगे। भारतीय इतिहास में सोच समझ डेवलप करने के प्रश्न अभ्यासों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और सबसे बेहतरीन भारतीय इतिहास
अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस, अपने आसपास की लाइब्रेरी, अपने आसपास की कोचिंग और मध्य प्रदेश के 55 जिलों में सबसे बेहतरीन भारतीय इतिहास के नोट्स हम आपको पॉइंट आउट करके बनाएंगे, और न सिर्फ पॉइंट आउट करके बनाएंगे बल्कि उनको रिमेंबर कराएंगे, उनको याद करेंगे। और क्योंकि नया सिलेबस सबके लिए है और ये चुनौती सबके लिए है, ये पाठ्यक्रम सबके लिए है, तो रेस बिल्कुल जीरो से चालू हो रही है। ये सारी नई चीजें सबको पढ़नी है, नए तरीके से पढ़नी है। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो फ्लैट पे है। अब 28 अप्रैल तक जो 100 दिन का समय बचा, उन 100 दिनों में ये यूनिट एक सबके लिए सेम है, और 45% करीब बदलाव यूनिट एक में मुझे दिख रहा है, 35 से 45%, और ये आपका स्कोर गेन करेंगे आप 4 से 5 क्वेश्चन। नए टॉपिक को विशेष ध्यान में, पुराने को बहुत अच्छे से पढ़े। यूनिट 2 जज की तरह इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं। पहले भी हम राजवंश पढ़ते थे, मध्य प्रदेश के मुख्य परीक्षा में यूनिट 2 में दे गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हम पहले भी पढ़ते थे, कलश स्थापना हम पहले पढ़ते थे, ट्राइबल्स हम पहले भी पढ़ते थे, ट्राइबल्स को 10 में पढ़ेंगे, त्योहार लोक संगीत लोक कला हम पहले भी पढ़ते थे, साहित्यकार हम पहले भी पढ़ते थे। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की मुझको पूछ ली, कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं, केशवदास की जो रामचंद्र का पूछ ली, आत्मोत्सर्ग पूछ लिया। तो इस प्रकार की 3 रचनाएं यहां से डायरेक्ट आ गई थी। साहित्यकार बहुत अच्छे से, प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन भारत के साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार, हम डिटेल में कंसेप्चुअल रचनाओं के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि पकड़ रहे नंबर यहां से मिलते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक पुरातत्व पर्यटन स्थल हम पूरे पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल, कल्चरल स्थल और एस्ट्रोलॉजिकल स्थल कौन से चर्चा में, करंट अफेयर से जोड़कर विश्व धरोहर, साक्षी खजुराहो भीमबेटका, साक्षी 86, साक्षी 80 भीमबेटका जो है 2003, साक्षी 89 और खजुराहो 86, तमाम चीजें। जनजातीय व्यक्तित्व, ततैया, मामा, भीमा नायक, है ना, भूरी बाई, दुर्गाबाई व्योम, तमाम जितने भी हमारे जनजातीय व्यक्तित्व हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ करके डिटेल में प्रॉपर नोट बनाएंगे। और मध्य प्रदेश की जो यूनिट में कोई बदलाव है, पूरे के पूरे नंबर हम इसमें ले सकते हैं। फैक्चुअल चीजों पर विशेष ध्यान में, मुकुल अगर आपने पढ़ के गए, सुभद्रा कुमारी चौहान पर टिक लगाए, आत्मोत्सर्ग पढ़ के गए उस पर टिक लगाए, रामचंद्रिका पढ़ के गए आप केशवदास पर टिक लगाए। अगर इस प्रकार के प्रश्न आप गलत करेंगे तो निस्संदेह आप परीक्षा से कहीं बाहर हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को हम पूरा डिटेल में प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। कोई भी किताब पढ़े, प्रयास रहे मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी की स्पेसिफिक किताबों से पढ़ने का प्रयास करें, और ग्रंथ अकेडमी की बेहतर किताबों के अध्ययन के बाद निश्चित तौर पर जो निवाड़ी वाला क्वेश्चन आया था वो भी आपका गलत नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो सही तरीके से टिक आप लगा के आएंगे। तो डिटेल में पढ़े। भारत के भूगोल 30 मिनट में एक जबरदस्त बदलाव हुआ है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को लगभग गायब कर दिया। सिर्फ करंट अफेयर्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड समिट लोकेशन हम पढ़ पाएंगे। पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियां, मैदान जुड़े हैं। मैदान 43 है, प्लेटू या पठार 28 है, हिल 18 है, पर्वत 11 है। हम प्रॉपर तरीके से पूरे पर्वत चाहे ट्रांस हो, डिटेल मालूम, मिडिल वाले, शिवालियों का, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, जितनी पहाड़ी है, जितनी पठार है, जितनी नदियां झीलें पड़ेंगे। अभी मोगरीज बेसिन पूछ लिया था। मिजोरम के अंदर जो पहाड़ियां होती हैं उनके नीचे जो है सेडिमेंट्स जाकर के जम जाते हैं, और ये सेडिमेंट्स जम जाते हैं तो उन्होंने पूछा था कहां पर है। मोगरीज बेसिन का संबंधित मिजोरम से संबंधित है। गारो खासी जमती जो मेघालय का पार्ट है, मिजोरम में इस प्रकार से मोगरीज बेसिन बनते हैं। एक उन्होंने टाटा करके जो पाइपलाइन पूछ रही थी आंध्र प्रदेश की, वो भी कहीं ना कहीं करंट ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। वर्तमान में जिस तरीके से एल नीनो, ला नीनो हो रहा है, या साउथ एसोलेशन हो रहा है, या वेस्टर्न टर्बुलेंस हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं क्लाइमेट के जो चेंज के कारण परिणाम हो रहे हैं। प्रशांत महासागर में अगर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो टेम्परेचर वहां ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो वहां से हवा धीरे धीरे आएगी, जिससे हमारा मानसून कमजोर होगा। और इसी मानसून के कमजोर होने से भारत में मानसून से प्रॉपर वर्षा नहीं होगी। रिवर रीजन की थ्योरी, गुजरात शाखा, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा किस तरीके से एल नीनो को प्रभावित करती है। एल नीनो से भारतीय कृषि एक मानसून का जुआ बन जाता है। एनालिटिकली हम पढ़ेंगे, ला नीनो पढ़ेंगे। अगर टेम्परेचर वहां कम है, प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों रहेगी, पानी गिराएगी, और 65% अरब सागर से पानी गिरेगा, गुजरात बंगाल की खाड़ी से आपको 35% पानी गिरेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मानसून वाला टॉपिक है, जो पहले पढ़ते थे, अलबरूनी ने शब्द दिया मानसून मौसम शब्दों से बना है और मानसून आने की क्या रीजन है, उसको कहीं ना कहीं मॉडरेट फॉर्मेट में पूछा गया है। साउथ ऑसिलेशन की थ्योरी पढ़ेंगे। वेस्टर्न टर्बुलेंस, ठंडी में पानी गिर गया, आम्र वर्षा हो गई, कहीं पे मैंगो सागर गिर गया, कहीं पे कॉफी सागर गिर गया, ये तमाम प्रकार की चीजें ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट, जो क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रही है, जो इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की लगातार अंटार्कटिका में आप देखिए A23 बर्फ का एक पिंड मिला, लगातार T-मैप की बात हो रही, ग्लेशियर के पिघलने की बात हो रही, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, ग्लोबल कूलिंग की बात हो रही। COP28 के अंदर आप देखिए
दुबई में जो समिट हुआ, अगला समिट COP29 का अजरबैजान में होना है, इसके पहले COP27 हमारा इजिप्ट में हुआ। तमाम परिप्रेक्ष्य में हम COP को लेकर चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट कन्वर्सन चेंज ने 1995 में जब COP एक बर्लिन में किया, तब से लेकर अब लगातार हम 28 समिट कर चुके हैं। तो इन तमाम समिट्स के अंदर हमारा क्या रुझान है? नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट सेक्टर आया, फॉरेस्ट विभाग का बना, पर्यावरण मंत्रालय का बना, जल प्रदूषण को लेकर चर्चा चली 74 में आया। अब एक ग्रीन मफलर पूछ गया था उन्होंने कि ग्रीन मफलर जो आपने रोड पे देखा होगा, जो जंतु जानवर हैं उनको नीचे से जाने के लिए उनके लिए अलग से ट्रैक रोड बनाया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र गोंदिया रायपुर जाते समय आप देखेंगे नीचे से उनको जोन बनाया जा रहा है ताकि उनका ध्वनि प्रदूषण ना। तो ग्रीन मफलर की थ्योरी पूछ ली कि आसपास पेड़ लगाया जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन मिनरल्स सारे पढ़ेंगे हम, कहाँ तांबा होता है, कहाँ कॉपर होता है, कहाँ मैग्नीज होता है, कहाँ पे आयरन होता है, कहाँ पे कोयला होता है, कहाँ बक्साइट होता है, कहाँ अभी हमारा लिथियम को लेकर के बोलिविया से डील हुआ है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम जो है वो अर्जेंटीना डेवलप करता है। इस प्रकार की चीज, इस प्रकार के फैक्ट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बक्साइट रशिया डेवलप करता है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप करता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बक्साइट के भंडार है। तो हम इस प्रकार की चीजों को देखेंगे जहां पर काम की चीजें, वाटर मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे, जल संसाधन को लेकर बात करेंगे। अलग से हमारा मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हम कुएं से कितनी सिंचाई हो रही है, नलकूप से कितनी हो रही है, तालाब से कितनी हो रही है, कहाँ कैसा मेजरमेंट चल रहा है, सरकार के कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुसुम योजना क्या है, तमाम चीजें करेंगे। फर्स्ट लैंड देखेंगे, गेहूं में फर्स्ट कौन है इंडिया में, इंडिया में यूपी है, वर्ल्ड में कौन है, चाइना है, इंडिया का सेकंड नंबर है। चावल में फर्स्ट कौन है, वर्ल्ड में चाइना, इंडिया सेकंड है। चावल में इंडिया में कौन है, वेस्ट बंगाल है। मूंगफली में राष्ट्रीय मुख्य तो कौन है, गुजरात है ना। इस तरीके के प्रश्न कि भाई दलहन तिलहन में कौन है, ओवरऑल अनाज में कौन है ना, अंगूर के उत्पादन में कौन है, आम के उत्पादन में कौन है, केले के उत्पादन में कौन है, चाय के उत्पादन में कौन है, ऐसा में कॉफी के उत्पादन में कौन है, कर्नाटक, ये तमाम चीजें अब यहां समझने की जरूरत है। फसलों के बाद एक फूड सिक्योरिटी जैसा विषय दिया हुआ है। फूड सिक्योरिटी हमारा मुद्दा है क्योंकि आज हम हंगर के अंदर वर्ल्ड में 111 नंबर के देश है मल न्यूट्रिशन में। 0 से 6 साल के 42% बच्चे कुपोषण की चपेट में। और हाल ही में आई रिपोर्ट ने हमको फूड सिक्योरिटी के लिए गंभीर किया और आने वाले समय में हमको फूड फिलोसॉफी की जरूरत है। जब देश आजाद हुआ था हमारे पास 7 मैट्रिक टन अनाज था और उस समय हमारे देश के अंदर खाने पीने की सुविधाएं भरपूर थी। आज हमारे देश में 315 मैट्रिक टन अनाज है। चावल कितना हो रहा है, गेहूं कितना हो रहा है, दाल कितनी हो रही है, इनको लेकर सरकार की क्या योजना। और फूड सिक्योरिटी बिल जो 2013 में 10 सितंबर को आया, उसके बाद किस तरीके का परिदृश्य बदला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार 6 किलो का अनाज दे रही है। अन्नपूर्णा योजना में सरकार 35 केजी का अनाज दे रही है। 3 रुपए का गेहूं, 2 रुपए का चावल, 1 रुपए का मोटा अनाज दे रही है। इन्होंने मोटा अनाज ये 2023 को घोषित किया, 24 को कैमल ईयर घोषित किया। तमाम बातें डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ। वो पेशे से IPS थे, बाद में उन्होंने सुब्रमण्यम के साथ मिलकर के तत्कालीन संदर्भ में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया वाइज प्रोग्राम। और 1967 में पंतनगर से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। मीडियम 10 का बीज लाया, गेहूं के प्रोडक्शन को लेकर पाम लिया, बाद में आने से चावल के लिए चाहिए। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को बलदेव फूस लाया 2002-3 में, और वो कहीं ना कहीं गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए होता है उससे संदर्भित। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सेकंड हरित क्रांति का संबंध कहीं ना कहीं प्रोटीन बिल्डिंग से रिलेटेड है। आप देखेंगे प्रोटीन की कमी से क्या सीओकर हो रहा है, बड़ा समस्या हो रहा है। तो सरकार का जो लक्ष्य है उस सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर जो लक्ष्य सरकार का, सेकंड रिवोल्यूशन में इरिगेशन, फर्टिलाइजर और सीड्स इस तरीके से डेवलप किया गया के अंदर प्रोटीन बिल्डिंग हो। क्योंकि कोई भी मनुष्य के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट वसा का जितना रोल है, विटामिन खनिज का जितना रोल है, पानी का जितना रोल है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है प्रोटीन का। आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं, शायद यही कारण है माननीय वर्तमान में सरकार का जो उद्देश्य है वो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोटीन बिल्डिंग पर है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ रहे, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है, प्रोटीन बिल्डिंग है। तो ये कहीं कनेक्टिविटी दिख रही है पूरे सिलेबस में, बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन एनर्जी पहले भी था, अब कहीं ना कहीं डिजास्टर को लेकर बातें हो रही है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सिंगल फ्रेमवर्क 2015 से 30 में दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी मीन्स में रखा गया है। भारत में चक्रवात की बात हो रही है, अब चक्रवात भाई बिफर गया है 6 जून से 20 जून के बीच में। महाराष्ट्र को प्रभावित किया, गुजरात को प्रभावित किया, अभी निकोबार आया तमिलनाडु को प्रभावित किया, अभी अलोरा आया मेडागास्कर को प्रभावित किया। पूरी दुनिया में 62 साइक्लोन आते हैं, उसमें 22 एशिया में आते हैं, उसमें 8 इंडिया में आते हैं, 6 बंगाली खाड़ी आते हैं, 2 अरब सागर में आते हैं। तो सिलेबस में भारत के प्रमुख चक्रवात हो सकता है क्वेश्चन हो जाए कि जो साइक्लोन बिफर गया आया था उससे मध्य प्रदेश के किन जिलों को प्रभावित किया। विपर जाए गुजरात महाराष्ट्र बदल से लगा और पश्चिम से मध्य प्रदेश का मालवा लगा। तो विपर जाए से उज्जैन प्रभावित हुआ, रतलाम हुआ, मंदसौर हुआ, इंदौर हुआ। विपर जाए से बालाघाट नहीं हुआ। और
निचोंग जो तमिलनाडु में है तो उससे मध्य प्रदेश के कौन से जिले लगे हुए हैं, या मेडागास्कर से अल्मोड़ा कितनी दूरी पे था, उससे क्या प्रभाव है, और इन चक्रवातों के नाम किन आधार पर रखे जाते हैं। तो तमाम बातें, मतलब अब हमारा पर्सपेक्टिव डायरेक्ट है। हमारे जितने साइक्लोन है, वो हुदूद अगर आया था, फैलीन अगर आया था, हमें रखना पड़ेगा 20 साल में कौन कौन से साइक्लोन आए। हर साल आते अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन, दीपावली के पहले हर साल साइक्लोन आते हैं। तो साइक्लोन की पूरी थ्योरी को हम अव्यवहारिक पड़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे, डेंसिटी में बात करेंगे, कहाँ लिंग अनुपात ज्यादा है, कहाँ पर एजुकेशन ज्यादा है। जैसे एजुकेशन में दे दिया था, लिस्ट दे दिया था कहाँ ज्यादा है, केरला में, त्रिपुरा में, गोवा में, एक चैन दे देते कि एजुकेशन का ग्रास कहाँ ज्यादा है। पहला ऑप्शन तो केरल था, लेकिन उसके बाद के भी 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम में है, कि भाई त्रिपुरा में है, कि गोवा में है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड डाटा पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर के 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और दुनिया में चीन से ज्यादा पॉपुलेशन भारत की 1.8 हो गई है। ये रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि माल्थस की पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 100 साल पहले 1921 में महान विभाजन वर्ष था, पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई थी, पूरी दुनिया 9 अरब की तरफ बढ़ रही है, भारत 1 अरब 42 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। और 2045 के आसपास हम पूरी दुनिया का 1/3 कंट्री अकेले भारत का होगा। तो हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन के कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेमोग्राफी की भी बात करेंगे। हम पॉपुलेशन को लेकर जो डिविडेंड की थ्योरी है, जनांकी के लाभांश, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 की अगर बात करें, मध्य प्रदेश का बहुत सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। फॉरेस्ट पहले में पढ़ते थे, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट सागौन है 19 से 20%, साल है 4.25%। वनोपज में क्या होता है, लाख होता है, लाख से चुड़िया बनती है। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं। 1312 नर्मदा है, 1077 मध्य प्रदेश में बहती है, 41 सहायक नदियां उससे जुड़ी है, 15 जिलों से गुजरती है। अभी मध्य प्रदेश में ताप्ती की सहायक नदी पूरा पूछ लिया था, पिछली बार उन्होंने बीना नदी पूछ ली थी, बेतवा की सहायक नदी। तो जितनी नदियां हैं, चंबल नदी है, मध्य प्रदेश के अंदर जितना नदी तंत्राई गंगा के 100 साल हो गए, 1923 में नदी किनार बनी थी, 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे, डेफिनेटली गंगा पूछ लेगा। पहाड़ियां पूछ लेगा, मध्य प्रदेश में कितनी पहाड़ियां है, क्या हिल है ना। मध्य प्रदेश सतपुड़ा है, विंध्याचल है, आपकी कैमूर की है, आपकी तमाम जल विभाजक का काम करती है विंध्याचल की पहाड़ी। इसलिए पठार प्लेटू वगैरह पूछ लेगा, पूरा मालवा का प्लेटू वगैरह 28% पे है, काली मिट्टी है, कपास होता है, सोयाबीन होता है, गेहूं होता है। गहरी काली मिट्टी निमाड़ में है, साधारण काली मिट्टी मालवा में है, छिछली काली जो सैलो पैटर्न की है वो सतपुड़ा के अंदर है। पूरा डिटेल जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे विनिंग प्रभाव काम करेगा, और विनिंग प्रभाव काम करेगा तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे हम देखेंगे ग्वालियर में गर्मी ज्यादा है और ग्वालियर में ठंडी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर को वर्षन, सबसे सिंचित जिला ग्वालियर है और सबसे कम सिंचित जिला डिंडोरी है। तो ये तमाम चीजें नेचुरल रिसोर्सेज में मिट्टी पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी है 43% भाग पे। उसके बाद जो है हमारे यहाँ लिटराइट भी है, मिक्स मिट्टी भी है, हमारे ऑलिवियल सॉइल भी ऊपर तरफ, तमाम चीजें मिक्स मिट्टी भी है। खनिज संसाधन में जैसे तांबा में 2020-21 में कौन फर्स्ट था, एमपी में बालाघाट था। लास्ट टाइम कोयले में मध्य प्रदेश कौन था, 3rd था। हर बार एक खनिज, एस्बेस्टस में कौन है, झाबुआ। टीम में कौन है, टीम में होशंगाबाद, एस्बेस्टस। ग्रेफाइट में कौन है, बैतूल। रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। भरवेली में मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान है, महाराजखंड में तांबे का सबसे बड़ा प्लांट है। तो तमाम चीजें आपको पूरे निर्देश करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की फसलें, प्रमुख फसल गेहूं है, खाद्यान्न प्रमुख फसल है, गेहूं को प्रमुख चावल है। भावंतर योजना में इनके लिए एमएसपी मिलता है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कुएं से सिंचाई होती है 67%, नलकूप के साथ। नहरों से होती है 17% से 18%, तालाब से होती है 2-3%। सिंचाई योजनाएं कौन सी चल रही, वही ऊर्जा के परंपरागत और नॉन परंपरागत रिसोर्सेस। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, मुरैना में बानमोल है, तमाम चीजें हैं। ये इस तरीके के शाजापुर में मत्स्य औद्योगिक केंद्र है, पीतमपुर, तमाम चीजें। और वही सेम टॉपिक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। तेजी जनसंख्या क्या बढ़ रही है, इंदौर बनने के बाद भी 7वीं बार स्वच्छ शहर। तेजी कम कहां हो रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है भोपाल में, है ना। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा बालाघाट में, सबसे कम कहां भिंड में। तो तमाम ये डाटा जो हम आपको कंसेप्चुअल तरीके से यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉपर तरीके से पूरे विषय में स्वयं नहीं पढ़ाऊंगा। 90% पोर्शन मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। परीक्षा भी आप स्वयं अकेले ही देते हैं, और आपको पढ़ना भी एक यूनिक पैटर्न पे चाहिए, कनेक्टिविटी के साथ, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अगर मेहनत करें तो हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और पूरे विषय को आप जब अकेले पढ़ सकते हैं तो पूरे विषय को हम अकेले भी पढ़ा सकते हैं। अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे भाई। 2011-18 में संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन के कहने पर। इसके पहले क्वेश्चन जमाया 22 में महात्मा गांधी ने कहा था संविधान भारतीय की आत्मा से होकर जाना चाहिए। 24 में मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय को संविधान बनने का हक देना चाहिए।
46 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन में संविधान सभा बनी। यही क्वेश्चन प्री में आता है कि संविधान सभा किसकी रिकमेंडेशन पर आती है? कैबिनेट मिशन। 2011 में 18 में संविधान सभा बनी, 166 बैठकों के बाद 64 लाख का खर्चा आया, 389 लोग शामिल हुए, 15 महिलाएं थी, 284 में सिग्नेचर किया, सिग्नेचर के समय 8 महिलाएं थी। प्रारूप कमेटी बनी, संविधान कमेटी बनी। उद्देश्य प्रताप 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने लाए। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली स्थायी बैठक हुई सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। बाद में 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में स्थायी सदस्यता हुई। के मुंशी उसके उपाध्यक्ष थे। तमाम बातें संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पूरे कंसेप्ट के साथ डिटेल में, बिल्कुल ऐसे कि जो हम सोच डेवलप कर दें टॉपिक पे, समझ डेवलप कर दें और बेहतर सोच समझ के साथ इससे रिलेटेड क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है प्री में, और इससे रिलेटेड मेंस की आंसर राइटिंग में कैसे आंसर लिखना चाहिए आपको 20 वर्ड में, 60 वर्ड में, 200 वर्ड में, इस तरह की कंसेप्ट डेवलप करेंगे। स्पीड तो तेज है क्योंकि मेरे को पूरे पाठ्यक्रम को आधे घंटे के अंदर आपको डेडिकेट करना है और डिकोड करना है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगभग क्वालिटी में हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम संसद पढ़ेंगे, ये भी प्री में क्वेश्चन आया था। संसद के अंदर पहली लाइन से भी क्वेश्चन था, कैबिनेट मिशन दूसरी लाइन से भी क्वेश्चन था। संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति 52, लोकसभा 81, राज्यसभा 80, ये भी क्वेश्चन आया था। दूसरी लाइन से क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से भी क्वेश्चन आया था। हाईकोर्ट के जज की कितने साल तक की रिटायरमेंट होती? 62 साल। संवैधानिक संशोधन अभी 106 संशोधन हुए महिला आरक्षण को लेकर, तमाम चीजें डिटेल में जाके पढ़ेंगे। राममूर्ति कमेटी की रिकमेंडेशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएससी, फंडामेंटल ड्यूटी से 3 क्वेश्चन आए में। कितने करते हैं? 9, 10, 8, 11। कौन सी कमेटी? स्वामी सिंह कमेटी, 42 संशोधन 76, ये भी आएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ये भी आएगा। एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे। ये जो यूनिट की यूनिट 10 की पूरी एक हेडिंग को जो 16 आयोग थे यहाँ पर सेट कर लो, यहाँ जो चल जाती है उसको यूनिट 10 में ले गए, रिप्लेसिंग सम टॉपिक्स। 10 का टॉपिक हेडिंग बन गया और 5वीं यूनिट का हेडिंग पूरे यूनिट बन गया। राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, हाईकोर्ट पढ़ेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज पढ़ेंगे। नया टॉपिक जो है सुशासन, इसका नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। वर्ल्ड बैंक की गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट क्या है, कैसे नवीन प्रबंधन की बात हो रही है, दक्षता की, प्रभावशीलता की, मित्रता की, इफिशियंसी की, इफेक्टिविटी की, इकोनॉमी की। मध्य प्रदेश सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, इसलिए सुशासन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया। और ये न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात करता है, और ये उद्यमीय शासन की बात करता है, सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन की बात करता है, पीपुल पार्टिसिपेशन की बात करता है, लोगों को लोकसभा गारंटी देने की बात करता है, चार्टर एक्ट के माध्यम से लोगों तक सरकार की चीजों को कैसे पहुंचाया जाए इसकी बात करता है। हाल ही में पटवारियों को, रेवेन्यू सिस्टम को ऑपरेट करने के तरीके को, कंप्यूटराइज तरीके को, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहल भी की है। तो निश्चित तौर पर सुशासन की 2001 की थ्योरी है, उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे, बिल्कुल नया टॉपिक है। तो जो भी कठिन टॉपिक है, जो भी नया टॉपिक है, वो हम पहले पढ़ाएंगे, जिस पर मतलब कहीं नहीं है उसको हम पहले आप तक उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि संविधान सभा ये तो आपको मिल ही जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो पहले पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 6। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी यूनिट बदल दी और सौभाग्य से हमारी अच्छी खासी मास्टरी है। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरी है, बहुत खराब है। 1 नंबर पे हमारा 7 नंबर पे जीडीपी है आज की डेट में, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है। ऐसी स्थिति में इंडियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का रेट क्या है? लेकिन अगर हम कल की बात करें तो मध्य प्रदेश को पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में परफॉर्मर के रूप में फर्स्ट रैंक मिला, छत्तीसगढ़ को सेकंड रैंक मिला। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में मध्य प्रदेश अच्छा कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ। कृषि के क्षेत्र में लगातार 7 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार हमने जीता है, गेहूं में लगातार हम 4थे नंबर पर है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल अनाज में हम लोग टोटल परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। दालों में नंबर 1 पे, सोयाबीन में नंबर 1 पे, हमें टाइगर स्टेट, हमें तेलिया स्टेट है, हमारे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, बहुत सारी चीजें। तो निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश का रोल बढ़ा है। ठीक है, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हम डाउन है, इस पर सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 7 करोड़ 26 लाख, इस पर लगभग चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी एजुकेशन, अभी सीएम है इसकी तरफ पीएम एक्सीलेंस कॉलेज पर प्रधानमंत्री जी के नाम पर मुख्यमंत्री जी योजना चला रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर चेंज हो रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो 17 गोल और 169 टारगेट है, उनका क्या हाल है? जैसे गोल नंबर 1 है पॉवर्टी, उसमें हम क्या कर रहे हैं? गोल नंबर 2 है हंगर, उसमें हम क्या कर रहे हैं? इस तरीके से तमाम सारे गोल और पूरे ओवरऑल 17 गोल में भारत के नंबर 117 से 112 हुआ, इंप्रूवमेंट हुए। 2015 से 2030 में 17 गोल 169 टारगेट अचीव करना। उन 17 गोल 169 टारगेट में मध्य प्रदेश का क्या रोल है?
मध्य में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 जिला 1 उत्पाद। अगर कड़कनाथ की बात आएगी तो झाबुआ का नाम आएगा। संतरे की बात आएगी तो जीएटेक महाराष्ट्र के साथ छिंदवाड़ा का भी है। और अगर चिन्नौर की बात आएगी तो बालाघाट और सिवनी का है, तो ये प्राउड का विषय है। अगर सुंदर राजा राम की बात आएगी तो रीवा का नाम है। अगर गजट का नाम आएगा तो मुरैना का नाम है। रतलामी सेव का नाम है। तो तमाम ऐसी चीजें यहां पर हम एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिटेल में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे। आरबीआई पहले भी था, कमर्शियल बैंक पहले था, सेबी पहले भी था। इस बार सेबी का मुख्यालय सेबी के बारे में पूछ लिया था। इसके बाद नाबार्ड का बड़ा पूछा था 12 जुलाई 1982। इस बार सिडबी का गठन कब हुआ था पूछ लिया था। इस तरीके के प्रश्न। एनबीएफसी वगैरह। भारत का विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा किससे है? अमेरिका से, चाइना से। तो एक्सपोर्ट हमारा किससे? चाइना से है कि हमारा अमेरिका से। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा डिटेल थे भी कितना है हमारा, कितना करेंट अकाउंट डेफिसिट है। G20 जिसमें अफ्रीकी संघ शामिल हो गया। G20 का बैठक अभी हाल ही में इंडिया में हुआ। सार्क जो 85 एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन एसोसिएशन 1967 में 10 देश शामिल है। तो क्या भारत भविष्य में आसियान में शामिल होगा? और ऐसे तमाम पटापेच हम अपनी कक्षा के माध्यम से हमारे लिए अच्छा कर दिया। यही पढ़ना, G20 पढ़ना, 60 पढ़ना, एशियन पढ़ना, प्रीमियर ही पढ़ना है, भारत का ट्रेड पढ़ना है ना। बहुत इजी कोर्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था हम ऑनलाइन जरूर कराएंगे कंप्लीट। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग गायब कर दी। एक हेडिंग डाल दी प्रारंभिक ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान। जैसे पंखा है तो पंखा किस नियम से चलता है? फ्लेमिंग के दाएं नियम से चलता है कि फ्लेमिंग के बाएं नियम से चलता है? तो डायनेमो कैसे चलता है? डायनेमो बाएं नियम से चलता है और पंखा राइट नियम से चलता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? अगर किसी पॉलिथीन के ऊपर पानी की बूंदे हैं और ये स्थिर है तो पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदे भी गोलाकार होती है। शहद में चिपचिपापन होता है, श्रेणता। व्यवहारिक ज्ञान, अप्लाइड चीजें। कपड़े आपस में टकराते हैं परंतु उनके अंदर असंगत बल लगा होता है। जबकि पानी और कपड़े आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर ससंगत बल लगा होता है। तो व्यवहारिक ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान पढ़ना है। वैज्ञानिक संस्थान 100 पढ़ेंगे 69 में, डीआरडीओ पढ़ेंगे 58 में, सीएसआईआर पढ़ेंगे 42 में। इसके अलावा आईसीआर पढ़ेंगे 1929 में। उनकी उपलब्धियां पढ़ेंगे। भाई चंद्रयान 1, 2, 3 छोड़ दिए, 4, 5 छोड़ने वाले, गगनयान 1, 2 छोड़ने वाले, व्योम मित्र हम छोड़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं। हमने भी आदित्य एल1 देखा, अभी प्रीमियर भी था 2 सितंबर 2023 को, जो वहां पर जाएगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 छोड़ा। भविष्य में निसार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य में शुक्रयान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य में मिशन पर मंगल के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तमाम चीजें। इसके बाद जितने भी सैटेलाइट उड़ गए हैं भाई, स्पुतनिक 1 छोड़ा गया था 1957 में, आर्यभट्ट 1975 को छोड़ा गया, भास्कर 79 में छोड़ा गया था, भास्कर को 80 में छोड़ा गया था, एप्पल 1981 में छोड़ा गया था, इंडियन एयर सेंसिंग जो है 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। जितने उड़ गया है तमाम चीजों को लेकर पड़ेंगे। मानवीय संरचना, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, जितने भी ह्यूमन बॉडी के तंत्र, चाहे ब्लड को लेकर बात हो, दांत को लेकर बात हो, सबसे छोटी हड्डी कान में स्टेपनी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में, कंसेप्ट के साथ डिटेल। न्यूट्रिशन को लेकर बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितना जरूरी है, प्रोटीन कितना जरूरी है, द्वितीय हरित क्रांति प्रोटीन से रिलेटेड अभी बताया था मैंने। वसा कितना जरूरी है, घी खा रहे हो वो हमारे लिए हाई लिक्विडिटी बेस्ड लिपिड्स है, और अगर तेल खा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तमाम चीजें। कुपोषण, संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, कुपोषण की स्थिति आ जाएगी। आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रोटीन, आपको वसा बॉडी में चाहिए, प्रॉपर चाहिए, यही संतुलित आहार है। पोषक तत्व भी चाहिए आपको फास्फोरस भी चाहिए, एप्पल खाओ, आपको कैल्शियम भी चाहिए, आप मूली खाओ, आपको गाजर खाना पड़ेगा, विटामिन नहीं, तमाम चीजें। व्यवहारिक पढ़ाई, जेनेटिक बेसिस क्यों रखा सिलेबस में। सैडल से जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया हो गया, प्रधानमंत्री जी आए, अधिकारियों को समझा के गए कि भाई किसी फैमिली में उस अंचल में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, अगर वहां किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गए, मेरी रीढ़ की हड्डी झुक जाती, टेढ़ी हो जाती है, और ये एक बार हो गई तो ये आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। आप कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, पीएससी में कोई भी नौकरी मिलाओगे, अगर आप ट्राइब्स के लिए काम नहीं करोगे तो आपका जाना बेकार है। तो आपको लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना है, लोगों की जानकारी आप तक पहुंचे, इसके पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाया गया है। सिकल सेल एनीमिया सिलेबस में अलग से हेडिंग करिए, कारण सैडल से सिकल सेल एनीमिया को लेकर कार्यक्रम चालू हुआ। और अजय भांगू कमेटी जो आदिवासियों के गिरते स्वास्थ्य को लेकर बनी, जिसमें प्रधानमंत्री जी की भी गहरी चिंता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तमाम चीजें, हेल्थ पॉलिसी को लेकर बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बात, इन्वायरमेंट का इशू, बायोडाइवर्सिटी। अभी पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन आ गया, सबसे स्थिर कौन सा होता है, लेंटिक, तालाब का पानी साफ होता है,
नदी का पानी बहता है और सबसे स्थिर होता है समुद्रीय पारिस्थितिकीय तंत्र। डिटेल में पढ़ेंगे। पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा तो ग्रीन मफलर। इसके अलावा हम डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा करेंगे। आज मैं सिर्फ प्रीलिम्स के ही पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। मुख्य परीक्षा के 6 पेपर पर मैं 1 घंटे का एक डिटेल वीडियो कल आपको दूंगा, जिसमें आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। 2 मार्कर 20 शब्द, 6 मार्कर 60 शब्द और 11 मार्कर 200 शब्द, इस पर चर्चा मैं करूंगा। पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 पॉलिटी सोशलॉजी, पेपर 3 शिफ्ट हो गया इकोनॉमी और जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ, चौथा पेपर इथिक्स और इंटरप्रेन्योर, 5वां हिंदी और 6वां आपका निबंध। डिटेल में चर्चा करेंगे 1500 नंबर के मेंस पे। अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएगा इंटरनेशनल को अपने लाल सागर के आसपास कौन कौन से देश है। लाल सागर में इशू चल रहा है, अभी काला सागर में इशू चल रहा है। गाजे पट्टी क्वेश्चन आ जाता है, न्यूजीलैंड फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, मेडिटेरियन सी है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में क्या चल रहा है वहां से क्वेश्चन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। अभी 26 जनवरी को कहा के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो है हमारे अतिथि रहेंगे, अगली बार कौन रहेंगे, इस बार कौन थे, तमाम प्रकार की इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में। शेख हसीना बांग्लादेश में जीत गई है ना, कितनी बार जीती, कब जीती। नेशनल करेंट अयोध्या नागर शैली से बना है, 2.77 एकड़ में। चंद्रकांत सुपरतरे जो है इसके वो है आदि युवराज, उन्होंने एक ही पत्थर से इसकी मूर्ति डिजाइन करी, नागर शैली पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट। अथर्ववेद के अंदर अयोध्या का उल्लेख है। लिब्रान आयोग से संबंधित है, विवादित ढांचे से तमाम बातें। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हम तमाम चीजें इस तरीके के देखेंगे। खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश में होते पिछली बार, तो तमाम चीजें इसमें स्पोर्ट्स वाला कुछ क्वेश्चन कम होगा। नोबेल पुरस्कार पूछ सकता है, टेनिस टूर्नामेंट पूछ सकता है। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और विंबलडन पूछ लिया। विंबलडन याद रखो कार्लोस अल्काराज, बाकी के 3 जीता तो नोवाक जोकोविच, वो नोवाक जोकोविच याद रखो, बाकी वो 3, बाकी विंबलडन याद रखो। 1877 टेनिस का पक्का। नोबेल पुरस्कार याद करना है, शांति का रह किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला, ईरान की। किलियाडो को जो है वो लेबर मार्केट की इकोनॉमी का मिला। जॉन फासे को लिटरेचर को मिला। फिजिक्स का किसको मिला, वो प्योरे एक्सरे और जो क्लियर है उसको मिला। और बावेंडी और ब्रूम जो था ब्रश और मुख, जिनका तीनों का नाम था, उनको आपका केमिस्ट्री के लिए मिला। और mRNA के लिए जो मेडिसिन का जो कारिको और वॉशमैन को मिला। प्रॉपर याद करना पड़ेगा, प्रॉपर याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। चाहे आस्कर अवार्ड 1929, चाहे वो एबल पुरस्कार हो गणित, चाहे पत्रकारिता पुरस्कार 17 पॉलिटिशियन, रखना पड़ेगा। भारत रत्न जो जनवरी में स्टोर में चालू हुआ, जनवरी 1924 में कपूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ओबीसी आंदोलन के पड़े था। और हिंदुस्तान में वर्तमान सरकार ने कपूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दे दिया और 100वीं वर्षगांठ उनकी बना रहे। 23 सितंबर पराक्रम दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, और कपूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया। इस तरीके की घटना है, काम की घटना है। 23 के 12 महीने का करें और 24 के 5 महीने का करें, 15 महीने में करें, पढ़ना पड़ेगा भैया। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 पे, और यहीं पर हम फिर अपनी बात को यहां रोक के हमारे नेक्स्ट संक्रांत सीरीज के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के डिस्कशन के साथ आएंगे। और ये यूनिट 1 से 10 तक पर अपन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। कंप्यूटर का आधारभूत पहले भी था, द्वितीय पीढ़ी से संबंधित क्या है, तृतीय पीढ़ी क्या है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी, कौन सी सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉनिक की पहले भी था, सूचना संचार पहले था, रोबोटिक्स पहले था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स हटा दिया, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग, पूरा टॉपिक है। ये वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आईटी और सीटी पुराने वीडियो जो है हमारे, अब हम नए तरीके से कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। अगला है जनजातियां, ट्राइबल्स। हमारे यहां 300 जो 66, 25 के अंदर, 26 के अंदर इसकी परिभाषा है। 21% मध्य प्रदेश में ट्राइब रहता है, 1,53 लाख। सबसे ज्यादा भीड़ 59 लाख, फिर गोंड 50 लाख, सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में, फिर कोई 11 लाख। उसके बाद फिर सहरिया, जिनके 84 पंचायत फेमस है, 11 लाख। 7 लाख के आसपास जो है वो आपके कोरकू, और लगभग 4.5-5 लाख के आसपास, 4,14,000 के आसपास बीघा। अब भीड़ पड़ेंगे तो पश्चिम मध्य प्रदेश में रहते हैं भैया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उनके अंदर एक ओगी करके मतलब लोग कन्यादान करते हैं। उनके अंदर एक दाम प्रथा होती है, 12 साल के बच्चे के दाहिने हाथ में आग लगा देते हैं और उसको जो चिमटे से जगा दिया जाता है 12 साल के बच्चे के साथ। इस तरीके की दाम प्रथा डिटेल में जाके प्रॉपर पढ़ेंगे। जनजातियों का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, उनके संबंध में कौन कौन सी पिछड़ी जातियां, भारिया है, पातालकोट में रहती, छिंदवाड़ा पढ़ेंगे, उनका कल्चर क्या है पढ़ेंगे, और स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। इसके अलावा जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत प्रॉपर तरीके से
पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम अपनी क्लास को आगाज करेंगे। और यकीन मानिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। उदाहरण के लिए जैसे मैं अगर बात करूं यूनिट 10 में अगर पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा, आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़नी है। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से ट्राइबल्स हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग भील है तो भील को प्रॉपर लोकेशन वाइज दिखाएंगे, आपको कहां पर है भील के बारे में पूरा डिटेल दिखाएंगे, भील के बारे में पूरा डिटेल दिखाएंगे। आप भील की एक एक एक्टिविटी को बताएंगे, चाहे गोल गधोड़े हो चाहे मगोरिया हो। गोंड है तो गोंड को प्रॉपर डिटेल में बताएंगे कहां पर गोंड है, और गोंड कम्युनिटी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। इसके बाद कर्मानत्व को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाया गया है, ये बताएंगे। घोटू प्रथा बताएंगे। अगर हम कोल पढ़ा रहे हैं 11 लाख की आबादी है कोल, तो कोल से रिलेटेड चीजें बताएंगे, है ना। तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब लोग यहां पर एक चीज दिमाग में रख लें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, है ना। टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करिए जीएस गुरु महेंद्र अमोले, आपको यहाँ पर बहुत सारे नोट्स बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी। दूसरा, आप यूट्यूब पे हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो देखते रहिए। तीसरा, जीएस गुरु हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज 9584928252, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके अपनी जानकारी दीजिए, आपको क्या हमसे चाहिए वो बताइए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच। 28 अप्रैल के इस मिशन में जहां रेस सबके लिए जीरो से शुरू हो रही है, हम अपने अभियान को बेहतर करेंगे। 2008 से 2023 तक हमारे पुराने परिणामों ने, हमारी पुरानी मेहनत ने, हमारे पुराने मापदंडों ने अपने आप को प्रूफ किया है। हमने हर साल मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और कई प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। और निश्चित तौर पर 2024 की इस परीक्षा में बदले हुए पाठ्यक्रम के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम पूरी मेहनत के साथ दिल लगा के मन लगा के 10 मिनट के 10 वीडियो लाएंगे। और ये मास्टर्स वीडियो आप देखेंगे, खास तौर से हमारा फोकस रहेगा नए टॉपिक्स पर। थैंक यू सो मच। और हमारी टेस्ट सीरीज भी आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।